नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, यह मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित करने वाला है। आज के मुद्दे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ईडी से बच पाएंगे केजरीवाल। हम सभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे 2024 लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ईडी ऑफिसर का काम बढ़ रहा है। यानी कि हर राजनीतिक पार्टी, खासकर उन दलों के नेताओं जो भाजपा का विरोध कर रही हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियां हों या क्षेत्रीय पार्टियां हों, उनके खिलाफ ईडी काफ़ी सख्ती से पेश आ रहा है और हर बड़े बड़े नेताओं को ईडी ऑफिस से या तो नोटिस भेजा जा रहा है या भेजे जाने की तैयारी चल रही है। हाल में ही आम आदमी पार्टी के जब राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में घोटाले के आरोप में शराब नीति के ठेके देने के मामले में घोटाले का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया, उस समय कयास लगाया जाने लगा था कि जल्द ही केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एएनआई के एक इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने भी यह बात तब कही थी जब तक केजरीवाल को ईडी से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। जब केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 को ईडी के सामने पेश होना था, तो केजरीवाल न केवल 2 नवंबर का इंतज़ार करते रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि 2 नवंबर का इंतज़ार केजरीवाल इसलिए भी कर रहे थे कि वह फिर से अपने इस नोटिस के बहाने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते। और बिल्कुल यही हुआ। 2 नवंबर का दिन आया, ईडी के दिन पेशी होने की बात आई, लेकिन उस दिन अरविंद केजरीवाल ईडी के ऑफिस में न होकर मध्य प्रदेश या 5 राज्यों में, संभवतः मध्य प्रदेश के ही चुनाव में रैली करते नजर आए। सवाल यह है कि क्या ईडी से केजरीवाल बच पाएंगे। ईडी जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, ऐसा लगता है कि भाजपा एक पार्टी के स्तर पर तैयारी कर रही है और भाजपा को जिताने की दूसरी तैयारी ईडी ऑफिस में चल रहा है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। इससे पहले कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी कि नहीं, इसका उत्तर वास्तव में हम देखेंगे तो न तो ईडी ऑफिस के पास है, न भाजपा के पास है, न खुद केजरीवाल के पास है। इसका उत्तर केजरीवाल की उस राजनीति में है जिसके कंधे पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल एक कार्यकर्ता से दिल्ली जैसे महानगर, दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। इस मामले में यह शिनाख्त ज़रूरी है कि आइए केजरीवाल की राजनीति कैसी थी और उनके राजनीतिक विचार क्या हैं, या केजरीवाल की छवि भारतीय राजनीति में कैसी रही है। हाल के ही इंडिया ब्लॉक में जो मीटिंग हुई थी विपक्षी दलों की, यानी कि भाजपा के विरोधी दलों की, उसमें से 2 पार्टियां लगभग आधे मन से शरीक हुई थीं। बल्कि देखें तो ममता बनर्जी बहुत ही उत्साहित रूप में इंडिया ब्लॉक की सदस्य के रूप में या गठबंधन पार्टी के रूप में नहीं शामिल हुई थी, और दूसरे ऐसे ही नेता अरविंद केजरीवाल थे। ऐसा संदेश गया कि संभव है कि 2024 लोकसभा चुनाव के आते आते अंततः इन पार्टियों से पुनः भाजपा किसी न किसी प्रकार से लाभ उठाएगी, चाहे यह लाभ इस रूप में ही क्यों न हो कि जहां एक तरफ भाजपा चुनाव लड़ेगी, दूसरी तरफ भाजपा की विपक्षी दल गठबंधन बनाकर इंडिया ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ेंगे, वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के नाम पर विपक्षी दलों का वोट शेयर करेगी और भाजपा को जिताने में मदद कर सकती है। यह दावे कितने सच हैं, कितने झूठ, या आगे क्या होगा, इस समझने के लिए केजरीवाल के राजनीति को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। केजरीवाल की राजनीति के बारे में पहला जो आरोप है, कहा जाता है कि केजरीवाल की राजनीति सतही है। उसका यह कारण है कि जहाँ जहाँ केजरीवाल राज्यों में चुनाव लड़ने गए, तो उन राज्यों में उन्होंने भी वहाँ पे वही सारे वादे किए थे जिन वादों के दम पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जैसे ही उन्हीं वादों को राज्यों में जाकर उन्होंने किया, तो राज्य के लोगों ने उनके सारे वादों को ठुकरा दिया और
आम आदमी पार्टी को एक सीट भी नसीब नहीं हुई। केजरीवाल की पार्टी के ऊपर दूसरा आरोप है कि अगर देखेंगे, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि असल में केजरीवाल का उभार ही इसलिए हुआ था क्योंकि आरएसएस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी जैसी कोई ऐसी पार्टी का उदय दिल्ली में हो या पूरे देश में हो जो कम से कम भाजपा की राजनीतिक विरोधी दलों के नेताओं का वोट काट सके। यानी कि आम आदमी पार्टी को एक वोट कटवा राजनीतिक दल की भी छवि है, जिसके लिए केजरीवाल कुछ भी करते नज़र नहीं आते। केजरीवाल की राजनीति पर सबसे बड़ा आरोप यह भी कुछ गांधीवादी लगाते हैं कि भले ही जो अन्ना हजारे, जिनको महाराष्ट्र में गांधी की छवि या गांधी के बराबर का नेता मानने की कवायद चलती है या लोग मानते हैं, उस अन्ना हजारे के बाद कहा गया कि जिस अन्ना हजारे को यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में भ्रष्टाचार दिखता था, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार केंद्र में बनी और बड़े से बड़े घोटालों पर विपक्षी दलों ने हमला किया और बेरोजगारी के मुद्दे पर या कहें कि भाजपा के अपने ही मैनिफेस्टो से बातचीत करने पर या मैनिफेस्टो पर बातचीत करने से भाजपा भागती रही है, तब अन्ना हजारे पिछले 10 साल में कहीं भी भाजपा के खिलाफ तो कोई मोर्चा निकालते नहीं नजर आए हैं। लोगों का कहना है कि अगर वास्तव में अन्ना हजारे गांधीवादी होते तो उन्हें न तो कांग्रेस से कोई विशेष लेना देना होता, न भाजपा से, बल्कि उनके अपने मूल्य होते और उन मूल्यों पर जो पार्टी खड़ी होती दिखाई देती, अन्ना हजारे कम से कम उस पार्टी की तरफ निष्पक्षता से झुकाव रखते। लेकिन अन्ना हजारे न केवल महाराष्ट्र में गायब है, बल्कि पूरे देश की राजनीति में अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार बनने के बाद और भाजपा के केंद्र में आते ही उन कहाँ न जाने कहाँ गायब हैं, अभी तक इसकी कोई खोज खबर नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप है कि केजरीवाल की राजनीति कुल मिलाकर कांग्रेस की ठूठी विरोध पर आधारित है। ठूठी विरोध का मतलब यह है कि कांग्रेस की छवि पूरे भारत में कम से कम ऐसी रही है कि कांग्रेस चाहकर एक लेफ्ट लिबरल यानी कि वामपंथी और उदारवादी राजनेताओं और लोगों की ज़रूरतों को भरसक पूरा करने का प्रयास करती रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे घातक प्रहार कांग्रेस की नीति पर कहा और शीला दीक्षित के बारे में भी, जो अरविंद केजरीवाल ने 2013 के चुनाव के दरमियान या 12 के विरोध के दरमियान जैसी जैसी बातें कही थी, वह कहीं से आज 2023 के नवंबर में देखेंगे तो सारी बातें गलत या उल्टी साबित नज़र आ रही है। क्योंकि जिस शीला दीक्षित के बारे में केजरीवाल का कहना था कि पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार दिल्ली में चल रही है, वहीं दूसरी ओर शीला दीक्षित के बारे में पूरे अधिकांश लोगों का मानना है कि 15 साल पहले जो दिल्ली की स्थिति थी, शीला दीक्षित ने बहुत मेहनत से दिल्ली को दिल्ली बनाया और आम जनता के ज़रूरतों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां हर रोज़ पूरे भारत से करीब 2.5 से 3 लाख लोग रोज़ आते हैं और 50,000 से 1 लाख लोग रोज़ दिल्ली छोड़कर जाते हैं। ऐसे में दिल्ली जैसे महानगर को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में शीला दीक्षित 15 सालों तक कुशलतापूर्वक दिल्ली को चलाती रहीं और तमाम सुविधाएं दिल्ली वासियों को पहुंचाने का भरपूर प्रयास करती रहीं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल द्वारा भी जब कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और कांग्रेस को बदनाम किया गया और कहा गया कि उसके एक एक नेता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, लेकिन आज 2023 में हम देखते हैं कि केजरीवाल के नेता, प्रतिष्ठित नेता आज भ्रष्टाचार के मामले में खुद जेल पहुंच गए हैं। लेकिन जब ईडी का हाथ आज केजरीवाल के दामन पर पहुंचा है तो वे उस ईडी के नोटिस के नाम पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहां विपक्षी दलों में यानी कि राज्य के विपक्षी दलों को ईडी सीधे सीधे टारगेट कर रही है, वहीं विपक्षी दल
मिलकर ये आवाज़ लगा रहे हैं कि ईडी अगर निष्पक्ष संस्थान है तो विपक्षी दलों के नेताओं की भी जांच हो, और जो सत्ता पक्ष में जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचार के ऊपर रात दिन जिनके खिलाफ खबरें छप रही हैं, उन पर भी जांच हो। अडानी का मामला कौन नहीं जानता है कि पूरे देश में अडानी के व्यापार पर जो नेता टीका टिप्पणी कर रहे हैं उन पर जांच तो हो रही है, लेकिन अडानी पर जांच नहीं हो रही है कि महज चंद सालों में गौतम अडानी कैसे बन गए, जबकि पूरी दुनिया में गौतम अडानी के पास अपना कोई भी मौलिक व्यापार नहीं है जिसके दम पर यह कहा जा सके कि गौतम अडानी दुनिया के नंबर 1 व्यापारी बन सकते हैं या बनने वाले ही थे। केजरीवाल पर यह भी आरोप है कि केजरीवाल ने समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले अपने ही नेता एवं मित्रों को पार्टी से निकाल दिया था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब आम आदमी पार्टी की स्थापना दिल्ली में हुई थी तो केजरीवाल ने पूरे देश में घूम घूम कर यह डंका पीटा था कि आम आदमी पार्टी न कांग्रेस विरोधी है न भाजपा विरोधी है, बल्कि आम आदमी पार्टी इस देश में एक नए राजनीतिक ऑप्शन देने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील, आशुतोष कुमार जैसे पत्रकार और भी योगेंद्र यादव जैसे बड़े समाजवादी नेता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे इन नेताओं ने अपनी समाजवादी विचारधारा के अनुरूप आम आदमी पार्टी से अपेक्षा रखी तो केजरीवाल ने चुन चुन कर उन्हें मीटिंग में भरी सभा में सबके सामने अपमानित करके आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया था। उस समय भी यह चर्चा चली थी कि आम आदमी पार्टी अंततः समाजवादी पार्टी भी नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टियां जो रही हैं या समाजवादी विचारधारा से प्रभावित पार्टियां जो देश में काम करती हैं, जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो या तमाम समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लोग हों, कहीं ना कहीं उनके भीतर एक फिरका परस्त के खिलाफ या सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का जुनून रहता है। लेकिन केजरीवाल को ऐसा लगता है कि न तो वो मुसलमानों का वोट चाहते थे, लेकिन कट्टर हिंदुओं को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे, ऐसा लोगों का मानना है। उस समय जो लेख छपे उसमें कहा गया कि प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे प्रतिष्ठित समाजवादी को अपमानित करके पार्टी से निकाला जाना आम आदमी पार्टी के उस चरित्र को दिखाता है जिसमें न तो समाजवादी विचारधारा का वे स्वागत करते हैं, न गांधीवादी विचारधारा का स्वागत करते हैं, और कुल मिलाकर फिर से जो विपक्षियों का आरोप है आम आदमी पार्टी पे कि घूम फिर कर वे जो हैं भाजपा की ही बी टीम है, यह भी बहुत सारे नेताओं ने इसको पुष्ट माना था, इस पर यकीन कर लिया था। हद तो तब हो गई जो अरविंद केजरीवाल अपने को दलित पिछड़ों के हितैषी नेता के रूप में एक छवि बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम को पिछले साल सिर्फ इस बात के लिए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा मांग लिया था क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम दलितों की सभा में बाबा साहब अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञा को दोहराते हुए पाए गए थे, और जब इस पर भाजपा ने हो हल्ला कर दिया, हंगामा मचा दिया कि आम आदमी पार्टी हिंदुओं की एकता को तोड़ रही है और हिंदुओं की एकता को तोड़ने वाले नेताओं को प्रश्रय देती है, संरक्षण देती है, तो आम आदमी पार्टी ने कट्टर हिंदुओं की तुष्टीकरण के लिए अपने ही वोटर, अपने ही नेता राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और अंत में उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। हालांकि इसकी पुष्टि, इसके जवाब में अभी तक केजरीवाल ने कोई ठोस कारण नहीं बताया है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं भारत सरकार अपने किताब में छापती रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय में, भाषण वांग्मय में छापती रही है, उससे कायदे से अरविंद केजरीवाल की राजनीति को किस प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम ने धक्का पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण उनका मंत्री पद छीना जाना चाहिए था।
केजरीवाल खुद को एक निरंकुश शासक के रूप में साबित करने में लगे हुए हैं और अभी कोई भी उनके खिलाफ जब सवाल आता है, राजनीतिक सवाल आता है, तो वे उसका जवाब नहीं देते, बल्कि हमेशा अपने छवि निर्माण में लगे रहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीधे प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जाए। दिल्ली दंगे में जब दिल्ली दंगों की भूमिका की हम जांच करेंगे, उस समय तुरंत आम आदमी पार्टी दोबारा से प्रचंड बहुमत से सरकार में आई थी, जीती थी, और उन्हीं वोटरों के दम पर आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली थी। मुसलमानों का लगभग पूरा वोट जो एक ज़माने में कांग्रेस को जाता था, आम आदमी पार्टी को गया था। लेकिन जब दिल्ली में दंगे हुए और मुसलमानों के इलाकों में तबाही मचाई गई, तो अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ झुंड के झुंड या समूह में, जहां उन्हें उन इलाकों में जाकर शांति मार्च निकालना चाहिए था, शांति की अपील करनी चाहिए थी, वहीं ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक खास चालाकी के कारण वो महात्मा गांधी के समाधि पर पहुंच गए और अपने समर्थकों के साथ दिल्ली दंगे से प्रभावित इलाकों में जाने के बजाय समर्थकों के साथ वहां पे शांति की समाधि में बैठे रहे और शांति की अपील उन्होंने गांधी घाट पर या कहें कि गांधी स्मृति स्थल से कर रहे थे, जो बिल्कुल नाकामयाब था। इससे यह भी पता चलता है कि जब हम अरविंद केजरीवाल की राजनीति को एक मुसलमानों की दृष्टि से भी देखेंगे कि जिस देश में आज मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जाने का प्रयास चरम पर है, जब मुसलमानों को सीधे टारगेट किया जा रहा है, जब सांप्रदायिक ताकतें राजनीति में, समाज में हावी हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल न केवल उनके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उस मुद्दे से भाग रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं। ऐसे में अगर हम देखेंगे तो भारत के जो अन्य राज्यों में जो राजनीतिक दल हैं, कम से कम उनकी मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन सांप्रदायिकता के सवालों से सीधा सीधा टकराने का मादा तो कम से कम राजद में है, जनता दल यूनाइटेड में है, बसपा में है, सपा में है, लेकिन आम आदमी पार्टी में नहीं है। सीधे सीधे उसके खिलाफ लोहा नहीं लेते हुए नहीं पाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बहुत बेबाकी से अपनी बात संसद में की है और उन्होंने प्रताड़ित किए जा रहे मुसलमानों पर भी अपनी बात रखी है। लेकिन ऐसा लगता है कि संजय सिंह की बातों से भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख संयोजक अरविंद केजरीवाल की पूरी सहमति हो, ऐसा आज तक केजरीवाल के किसी बयान से नहीं लगता। जहां तक हम बात करेंगे कि जिस राम मंदिर को भाजपा एक वोट बैंक की राजनीति में एक बड़े बैंक की तरह देखती है कि जब भी वो उन्हें लगता है कि उनकी राजनीति कमज़ोर पड़ी है, वो हारने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी राजनीति राम मंदिर के इर्द गिर्द वापस लौट जाती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की भी राजनीति की अगर हम शिनाख्त करेंगे तो पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने भी बीच में जब राम मंदिर के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था, भटकाने के लिए, बेरोजगारी से और अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल भी गंगा में डुबकी लगाने जैसा उन्होंने भी घोषणा कर दिया था कि दिल्ली सरकार भी जो राम मंदिर दर्शन करना चाहते हैं घर के बुजुर्ग, उनके लिए वह कुछ व्यवस्था करेंगे और उन्हें दिल्ली सरकार कुछ पैसे मुहैया कराएगी, जिसके कारण हिंदू परिवार राम मंदिर अपने सरकार के खर्चे से जा सकेंगे और श्रद्धालु राम मंदिर में राम जी का दर्शन कर पाएंगे। सवाल यह नहीं है कि इस मुद्दे में कोई समस्या है, सवाल यह है कि जिस अरविंद केजरीवाल को भारत का प्रधानमंत्री बनना है, वह भी भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराकर वह बार बार उन्हीं के फील्ड में, उन्हीं के पिच पर खेलने जाती है। लेकिन जब मुसलमानों के पक्ष में, दलित पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में और अन्य मुद्दों पे बात करने की बात आती है, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, कहीं नहीं नज़र आती। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरे देश में कमज़ोर बनी है और आम आदमी पार्टी न केवल भारत के अन्य राज्यों में तो नहीं थी और वह दिल्ली में भी कमज़ोर हो रही है। शायद यही कारण है कि ईडी बहुत आसानी से उनको भी, उनके सारे प्रमुख नेताओं को जेल भेज चुकी है, भेज रही है और यह सिलसिला लगता है चलता रहेगा देर सवेर। ऐसा सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कितना भी बच लें, लेकिन घोटाले के मामले में, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में केजरीवाल को देर सवेर जेल जाना ही होगा। संभव है कि अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएं, यह भी संभव है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस के दम पर ही जो राजनीति कर रहे हैं यह
थोड़ा कामयाब भी हो, लेकिन दूर की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जितना पहले सफल होते हुए नजर आ रहे थे, अब वे उतने सफल होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, आगे आगे देखिए होता क्या। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जाएगा और भी राजनीतिक घमासान बढ़ेंगे। राजनीतिक घमासान के रुख को समझने के लिए, बातचीत के लिए, विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।